आज एक लाइव इंसिडेंस बताऊंगी। जब मैं अपनी हॉस्पिटल सेटिंग्स में थी, एक ताई आई थी, ऑपरेशन खातर आई थी बेचारी, पित्त की थैली का ऑपरेशन करवाने खातर। सबने मेरा भी होगा, गॉल ब्लैडर सर्जरी जिसको हम लोग बोलते हैं। वो आई थी बेचारी उसकी सर्जरी करवाने के लिए। वो ठीक ठाक चली भी गई घर, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद दोबारा हॉस्पिटल आती है और बोलती है, हे भगवान, मैं जिस चीज का इलाज करवाने आई थी उससे भी भयंकर बीमारी हमने मेरे पल्ले बांध दी। वह बीमारी क्या थी? क्यूकर हुई। उसने खुद ने बेचारी ने नहीं बेरा था एग्जैक्टली होया क्या, बस उसने नू बेरा था कि मेरा एक बीमारी होगी, एक इन्फेक्शन होगा। वो इन्फेक्शन के था, क्यूकर होया। उस सारा चीजा के बारे में जानने खातिर आपने पढ़ना पड़ेगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होवे क्यों कर है, रिस्क पे कौन कौन है और इसने प्रिवेंट क्यों कर है। आज के इस लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 नर्सिंग सक्सेस। आई एम तुलसी सिंह, योर फेवरेट नर्सिंग एजुकेटर। और आज के इस लेक्चर में आप लोगों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके अंदर भर भर के क्वेश्चन देखे जाते हैं, इसके ऊपर है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं, क्योंकि लिख के तो पेपर में आना पड़ेगा ना भैया, सिर्फ समझने से तो क्या ही होगा, लिख के आना भी पड़ेगा, डेफिनेशन पैटर्न सब पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक फटाक। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं इसका दूसरा नाम क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग दूसरा नाम ही लिखोगे ना, ऑल्सो नोन एज। ऑल्सो नोन एज दीदी हमें पता है क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो लिखिए फटाफट से, क्या होगा? हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्या था? इन्फेक्शन। सभी को समझ आ रहा है? जी बिल्कुल, हमें समझ आ गया। क्या बोला आपने अभी अभी? इस जो ये हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से। अब इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, आप समझ लीजिए, लिख के आप अपनी वर्डिंग में आएंगे। वैसे मैंने लिख के दे रखी है, बट फिर भी आप अपनी वर्डिंग्स में लिख के आएंगे। एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि एक हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर हो रहा है, किसी ट्रीटमेंट, किसी प्रोसीजर के टाइम पे हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं किसी पेशेंट के ऊपर, और उस टाइम पे अगर वो इन्फेक्शन हो रहा है विद इन 48 आवर्स या विद इन 72 आवर्स, और अगर कोई सर्जरी हो रही है तो विद इन 30 डेज, और अगर कोई चीज हम लोगों ने इम्प्लांट की है तो उसमें विद इन 90 डेज अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है उस साइट पर, तो वो क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। समझ आई सभी को? तो इसी को अपनी वर्डिंग में लिख दो कि वो चीज जो है, वो इन्फेक्शन जो है, एट द टाइम ऑफ जब एडमिशन हुआ है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो चीज प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन जब हम लोगों ने कोई प्रोसीजर किया, हम लोगों ने कोई ट्रीटमेंट शुरू किया, तो उस टाइम पे वो जो इन्फेक्शन है वो पनप गया। तो लिखिए फटाफट से, क्या लिखेंगे? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शन है जो एक पेशेंट एक्वायर कर रहा है। कब कर रहा है? जब उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, किसके अंदर? हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर। उस टाइम पीरियड में जब वो एडमिशन के टाइम पे आया था, ना तो वो था उसको, और ना वो इंक्यूबेटिंग पीरियड पे था, ना तो वो प्रेजेंट था और ना ही वो इंक्यूबेटिंग पीरियड पे था एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब बताइए मुझे, इसके ऊपर आप 2-3 डेफिनेशंस लिख आएंगे, तो आपको करना क्या एग्जैक्टली? एग्जाम के अंदर 2 से 3 डेफिनेशंस आप लिख के आएंगे। कितनी बताइए मुझे, समझ नहीं आया? क्या 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 सुनाई नहीं दिया, जल्दी बताइए। 2 से 3 डेफिनेशंस लिख के आएंगे। समझ आ गया? क्लियर हो गया पॉइंट? डेफिनेशन सभी को समझ आ ही गई होगी उम्मीद करती हूं। अब आता है टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? कितने टाइप्स का होता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन? होता है 4 तरीके का। कितने तरीके का? 4 तरीके का। सबसे पहला कौन सा आता है? कोटी। कोटी स्टैंड्स फॉर कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोबारा बोलिए, कोटी क्या होता है? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या है, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी ट्रैक्ट का पता है ना, यूरिनरी सिस्टम है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। किसकी वजह से? कैथेटर की वजह से। कैथेटर की साथ जो केयर दी जाती है वो हम लोगों ने प्रॉपरली नहीं दी। इसमें गलती किसकी? हमारी। किसकी? नर्सिंग स्टाफ की। किसकी? हेल्थ केयर सेटिंग्स की। किसकी? हेल्थ केयर वर्कर्स की। दूसरा कौन सा आता है मुझे बताइए? वेब। वेब की फुल फॉर्म फटाफट से, मुझे ना ये माइक थोड़ा सा डांस करने, पता नहीं इतनी लंबी वायर है, ये अपने आप से ऐसे घिसड़ गया, देखो फिर घिसड़ गई, कोई बात नहीं। वेब की फुल फॉर्म क्या होती है? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर पर कौन है? जिनको ऑक्सीजन किससे? एक मैकेनिकल सपोर्ट से मिल रही है, तो उसी के साथ क्या हो रहा है? एक निमोनिया हो रहा है। वो किसकी वजह से? वेंटिलेटर की वजह से। उसके बाद आता है हमारा SSI। SSI क्या होता है? सर्जिकल साइट इंफेक्शन।
जो एक पर्टिकुलर सर्जरी वाली साइट है ना, जहां पे सर्जरी हुई है, जहां पे इंसिजन लगा है, उसी पे क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। चौथा क्या आता है हमारा, क्लैप्सी। अब क्लैप्सी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे, बताइए, चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में। अब मुझे ये बताओ कौन कौन यहाँ पे सत्संग सुनने आया हुआ है, किस किस का सत्संग चल रहा है, अभी मुझे ये बताओ पहले। सभी के सभी है ना, अपनी नोटबुक बुक निकालो, साथ साथ या तो अंडरलाइन करते चलो या फिर लिखते चलो। मुझे सत्संग नहीं सुनाना भाई किसी को भी। तो लिखिए फटाफट से, क्लैप्सी की फुल फॉर्म क्या थी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। क्या थी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रल लाइन की वजह से हो रहा है। कब लगाई जाती है सेंट्रल लाइन, जब किसी की वेन नहीं मिल रही होती है, तो यहाँ पे नेक में लगाई जाती है ना, देखा होगा अगर किसी ने, तो यहाँ पे इंसर्ट की जाती है किसी भी तरीके का फ्लूइड इंसर्ट करवाने के लिए। बात समझ आई। तो उसकी वजह से किसमें हो गया है, ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन। अब मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ आईवी फ्लूइड के लिए नहीं, अगर हमें किसी तरीके की मेडिसिन कोई पेशेंट को देनी है और वेन्स नहीं मिले, जैसे आईवी फ्लूइड हम लोग देते हैं या आईवी हमें कोई भी मेडिसिन देनी होती है, तो उस टाइम पे जब हमें कोई वेन नहीं मिल रही है, जैसे ये केस हम लोग को या तो बिल्कुल ही बुजुर्गों में देखने को मिलता है या फिर बच्चों में भी देखने को मिलता है, या फिर कुछ ऐसे केसेस जिनके अंदर वेन्स बिल्कुल मर जाती हैं। सुना होगा हरियाणा में कहावत है, कत्ती तेरी नस मरी पड़ी है भाई। तो वो जो नस मरने वाला केस होता है ना, उसमें हम लोग को ये चीज करनी पड़ती है ताकि हमें ज्यादा प्रिक ना देनी पड़े। बात समझ आई जी, किसी को कोई डाउट? चारों पॉइंट याद हो गए यार, टाइप्स हो गए ना। लिखो फटाफट से, एक बार पेज निकालो और लिखो, चार ऐसे चार बनाओ एरो और क्लाउड बना के उसमें लिखो। सबसे पहला कोटी, दूसरा वेब, तीसरा एसएसआई, चौथा क्या होगा, क्लैप्सी। हो गया याद। चलिए जी, अब पहले वाला सबसे पहला क्या है हमारा, कैथेटर वाला हम लोग पढ़ेंगे, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या हो रहा है, इसके डेफिनेशन बताइए। इस कंडीशन के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर एक इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि किसकी वजह से हो रहा है, इनड्वेलिन यूरिनरी कैथेटर इन प्लेस। समझ आया? नहीं आया? मैं ऐसे आप इतनी भारी भारी वर्ड्स बोल देते हो। मैं डांस पता है क्यों कर रही हूँ आज लेक्चर में, ये इतनी लंबी वायर है तो मेरा दुख समझ सकते हो, ये बार बार मेरे पैरों में आ रही है। अब गिरने से अच्छा है मैं इधर उधर होके डांस करके ही तुम्हें पढ़ा दूं आज का लेक्चर। ये नहीं हो पा रहा है कैसे भी। ठीक, एक मिनट रुको बच्चों, एक बार ये मैं इसको ठीक से रख दूं, अगर काम चल जाए तो मेरा हाथ चल गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या हो रहा है। नहीं समझ आया हमें मैडम, इतना भारी भरकम कहाँ हमें समझ आएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है हमें। तो बात समझिए, एक कैथेटर इंसर्ट किया गया है, वो जो कैथेटर है हर 2 घंटे में चेक करना होता है, लेकिन अगर आप उसको चेक नहीं कर रहे हो, उसको एम्प्टी नहीं कर रहे हो, चेक नहीं कर रहे हो कि ये एम्प्टी हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, उसकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनको बोल देते हैं कि भाई इसको एम्प्टी कर देना इतने टाइम पीरियड में। अगर हम लोग वो एम्प्टी नहीं कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यूरिन जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर एक पाइप गई हुई है, कैथेटर जिसको हम बोलते हैं, और अब उस जो उससे वो पन्नी अटैच है, यूरिन बैग जिससे वो अटैच है, अब उसको एम्प्टी नहीं करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया आएंगे, वायरस आएंगे, अब वो आसानी से जा सकते हैं, रीच तो कर ही सकते हैं, तो वही चीज हो जाती है। बताइए जी, इतना क्लियर? डेफिनेशन अब आप अपने आप लिख के आओगे, मैं किसी को डेफिनेशन नहीं रटवाऊंगी, लिख के खुद आओगे। अब मुझे ये बताइए, रिस्क पर कौन है? अभी अभी मैंने बता दिया, जिसकी हम केयर नहीं कर रहे हैं तो वही रिस्क पे है, जो कि बहुत लंबे टाइम से, प्रोलॉन्ग्ड टाइम से कैथेटर यूज कर रहा है, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी यूज कर रहा है, या जरूरत है उसको यूज करवा रहे हैं हम लोग, तो वहां पे रिस्क फैक्टर पे आ जाता है, रिस्क पे आ जाता है कि इस बंदे को हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम से ये क्या कर रहा है, कैथेटर को यूज कर रहा है। उसके बाद पुअर हैंड हाइजीन, एक पेशेंट के पास गए, उसका यूरिन बैग खाली किया, दूसरे वाले के पास पहुंचे, बिना हाथ धोए, बिना हैंड हाइजीन परफॉर्म किए, क्या होगा बताओ बताओ? पुअर हैंड हाइजीन है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। स्ट्राइल टेक्निक्स नॉट फॉलोड, हम स्ट्राइल जो टेक्निक्स है उनका फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ब्रेक्स इन क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारा एक ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, वो क्लोज होता है, उसके अंदर ब्रेक्स आना। अब ये क्या होता है एग्जैक्टली मैं बता देती हूँ। यहाँ से जो हमारा ये वाला एरिया होता है ना, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एम्प्टी कर रहे होते हैं। अब जहां से हम लोग एम्प्टी कर रहे होते हैं वहीं पर अगर ब्रेक आ जाए, जहां पे एक एरिया है वो बंद है, क्लोज्ड है, और वहीं पे ब्रेक आ जाए तो इन्फेक्शंस का अंदर आने का चांसेस बढ़ जाता है ना। अब कोई ऐसी गली है जो बंद है, लेकिन अगर वो खुल जाए तो वैसी बात है, सबका जाने का रास्ता खुल जाएगा।
तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। अब प्रिवेंशन कैसे करना है, ठीक है जी, रिस्क पे ये थे, अब प्रिवेंट कैसे करें, इसको बचाए कैसे, तो बचाना कैसे है, यूज कैथेटर व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत है तभी उस चीज का यूज करो। जब आपको लगे कि कैथेटर जरूरी हो गया है तभी आप लोग वो चीज यूज करोगे। एसेप्टिक इंसर्शन टेक्निक्स, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज कीजिए। मेंटेन क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम, कोशिश कीजिए कि आप उस ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपरली रख पा रहे हैं, उसके अंदर अगर ब्रेक आ गया है तो चेंज द यूरिन बैग। उसके बाद रेगुलर कैथेटर केयर करनी है और हाइजीन मेंटेन करनी है। एंड लास्ट वन, अर्ली रिमूवल ऑफ कैथेटर, जैसे ही उसका काम खत्म हो जाए उसको हटाओ, जैसे ही उसका काम खत्म हो जाए उसको रिमूव कर दो, मत रखो। बात समझ आई जी? बताइए किसी को कोई शक समस्या, कहीं पे ऐसा लगा कि भाई क्या ही पढ़ा दिया, मुझे इतना यकीन है अब ये हो गया होगा मैडम क्या ही पढ़ा दिया, बस याद हो गया, ऐसे जहन में बस गया, अब तो हो गया ना सबको। चलिए जी, इसी के साथ दूसरे वाला पढ़ते हैं अब, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड, अच्छा निमोनिया की डेफिनेशन सब लोगों ने पढ़ रखी है, कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रखी होगी, पढ़ रखी है ना। निमोनिया की डेफिनेशन फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए, लिखो लिखो, शाबाश, लिखो फटाफट से, मुझे सुनना चाहिए, यहां तक आवाज आनी चाहिए उस कमेंट सेक्शन की कि हाँ भाई मैडम ने, हमने लिख दिया, बस मैडम ने बोला हमने लिख दिया। बहुत सारे बच्चों को ना ये होता है कि निमोनिया की एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। बेटा इन्फ्लामेशन नहीं होती है, निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारा एल्वियोलाई होता है ना, उसके अंदर वाटर सैक जो वो होता है, एल्वियोलाई होता है, उसके अंदर वाटर फ्लूइड जो है वो भर जाता है। बात समझ आई? तो वही क्या है, निमोनिया। यहाँ पे देख भी पा रहे होगे, ये हमारी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर यहाँ पे क्या हो गया है, पस की फॉर्मेशन हो गई है, वाटर फ्लूइड बिल्ड हो गया। बात समझ आई? किसी को कोई शक? इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये एग्जैक्टली क्या होता है, लंग्स के अंदर ये कंडीशन आती है, किसकी वजह से होता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है 48 घंटे से ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। 48 घंटे से ज्यादा अगर हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करवानी पड़ेगी। लेकिन हम लोग, ये तो वही वाली कंडीशन होती है, वेंटिलेटर हम कब यूज करते हैं कि ई बाई मौत आई, बचाने के लिए तो कर रहे हैं ना, कि वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है खुद से, अपने खुद को वो सरवाइव नहीं करवा सकता अपनी कैब से, तो क्या करवा रहे हैं हम, कैब का मतलब समझते हो ना, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग, तो वो उससे नहीं करवा पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इस कंडीशन के अंदर, हम लोग आर्टिफिशियल मैकेनिकल उसको एयरवे दे रहे हैं, मैकेनिकल उसको ब्रीथिंग का एक सपोर्ट दे रहे हैं, तो मैकेनिकल वेंटिलेटर दे रहे हैं। 48 घंटे तक हम लोग उसको ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड यूज कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग उसकी केयर भी नहीं कर रहे हैं, तो ये कंडीशन बढ़ेगी। बात समझ आई जी? किसी को शक? अब रिस्क पर कौन कौन है जो ज्यादा ही प्रोलॉन्ग्ड लेवल पे यूज कर रहे हैं? पुअर ओरल हाइजीन है, ओरल हाइजीन अच्छे से नहीं कर रहे हैं हम लोग पेशेंट की। कॉन्टेमिनेटेड वेंटिलेटर सर्किट्स, जो वेंटिलेटर सर्किट्स हैं वही कॉन्टेमिनेटेड है, तो रिस्क पे तो होगा ही। अब उसके बाद क्या आएगा, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी एंड अंडरलाइंग इलनेस। इम्पेयर्ड, अब ये कहावत सबने सुनी होगी, दो बिल्ली लड़े और काम किसका लिकड़ गया, बांदर का। दो बिल्ली लड़े थी आपस में, एक बांदर आया केड़ा ठाका बाज गया। सुनिए या कहावत, नहीं सुनी तो समझो इस बात में, क्या कहना चाहूं मैं, एक एंटीजन ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है, एंटीबॉडी की गला फाइट करे लाग रही है, एक और एंटीजन आ गया, तो फायदा किसका है, उस दूसरे एंटीजन का, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी किसी गिला फाइट करे लाग रही है, तो इस कंडीशन में क्यों होया, इंपेयर्ड इम्यूनिटी दिखी। अंडरलाइंग इलनेस, क्योंकि पहले ही बेचारे को इम्यूनिटी कम है, तो क्या होगा, इलनेस ऑलरेडी प्रेजेंट। उसके बाद प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम लोग, वेंटिलेटर का तभी यूज करें जब नेसेसरी, मतलब जरूरत हो। दूसरा, मेंटेन हेड एंड एलिवेशन। अब ये नहीं है कि हेड का एंड जो है वो एलिवेट करना है तो आप लोग सीधा 90 डिग्री पे खड़े कर दो, नहीं, आपको कितने पे करना है, 35 से 40 पे या 45 पे, ठीक है। कितने पे कर सकते हो आप, 30 से 45 पे कर सकते हो, 35 तक मतलब आप कर सकते हो, 35 हो गया, 45 तक आप लेके जा सकते हो, 30 से 45, 35 से 45 आप लेके जा सकते हो। ओरल केयर विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, ओरल केयर करनी जरूरी हो जाती है। रेगुलर सक्शनिंग विद एसेप्टिक टेक्निक्स, रेगुलर सक्शन करते रहो
ताकि किसी भी तरीके का कोई भी फ्लूइड या फिर कुछ भी अंदर जम ना जाए। डेली असेसमेंट एंड विनिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, डेली का असेस करो और जितना जल्दी हो सकता है, अगर वो पेशेंट खुद की सपोर्ट से जिंदा रह सकता है तो कोशिश करो कि वो अपने हिसाब से मतलब अपने एयरवे में आ जाए। अब मुझे एक बात बताओ, दिखाई दे रहा होगा ये बेड कुछ ऐसे एलिवेटेड है, ये ऐसे एलिवेट करना है, इसको ऐसे एलिवेट करना नहीं है कि और अच्छे से सांस आ जाएगी, ये नहीं करना है। अपना थोड़ा सा ऐसे ना संतुष्टि बना के थोड़ा सा सब्र के साथ इसको ऐसे ही कर देना। बात समझ आई? क्लियर हो गया जी पॉइंट? उम्मीद करती हूँ हो गया होगा, समझ आ गए होंगे दोनों पॉइंट जो अभी मैंने समझाए। अब तीसरा आता है हमारा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जरी की जो साइट है ना पर्टिकुलर, उसी के ऊपर इन्फेक्शन हो गया। अब ये क्या 48 घंटे के अंदर हम चेक करेंगे? नहीं, ये 30 दिन तक जाता है। 30 दिन के अंदर अगर सर्जरी की साइट पर बंदे को, किसी भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है तो वो कंसीडर किया जाएगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। वहीं पर अगर हम लोगों ने कुछ इम्प्लांट कर दिया है तो वहां उस केस में हम लोग कंसीडर करेंगे कि 90 दिन तक, कितने दिन तक? 90 डेज तक वो अगर उस पर्टिकुलर साइट में इंफेक्शन हो रहा है तो किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के अंदर। बात समझ आई? तो वही चीज है यहाँ पर 90 डेज और 30 डेज के अंदर हम लोग ये चीज क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्टर कर रहे हैं कि हाँ अगर इतने दिन में, इतने टाइम पीरियड में हो रहा है तो वो चीज कंसिडरेबल है। अब आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या है? पहला, सबसे पहला प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी, बार बार किसी चीज की सर्जरी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर, अगर नहीं देखे तो मैं बता देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनकी बार बार बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आ जाती है तो उनकी बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी चल रही है। दूसरा, पुअर एसेप्टिक टेक्निक्स, अच्छे से हम लोग एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज नहीं कर रहे हैं। डायबिटीज मेलाइटस वाला जो पेशेंट होता है ना, उसकी बॉडी के अंदर ब्रेक्स अपने आप से आने लग जाते हैं। ये चीज मैंने 1-2 केस में देखा है, मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, बट जो उनको ब्रिक्स आने लग जाते हैं ना अपने आप से स्किन के अंदर, तो वहां पे इस चीज के लिए इसको कंसीडर किया गया है। ओबेसिटी वाला पेशेंट हो गया, स्मोकिंग वाला पेशेंट हो गया, पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस हो गया जिसका, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो गया। 2 बिल्ली लड़े थी, बंदर अपना फायदा उठा ले गया। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो समझ आ गया होगा। पुअर न्यूट्रिशन, जब अगला बंदा खा ही नहीं रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बाहर के एंटीजन को मौका मिल रहा है कि वो अंदर आके उसके बॉडी को हार्म करे। स्मोकिंग वाले पेशेंट्स का आप लोगों को पता ही है, ओबेसिटी वाले का भी पता है। डायबिटीज मेलाइटस, मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगी, डायबिटीज मेलाइटस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनकी सर्जरी जो होती है, पहले तो वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के की जाती है, दूसरा उनकी केयर और ज्यादा की जाती है। बात समझिए? अब प्रिवेंट कैसे करना है? सबसे पहला वही हैंड हाइजीन परफॉर्म करो, प्रॉपर प्री ऑपरेटिव बाथ एंड स्किन प्रेपरेशन करवाओ पेशेंट की। सर्जरी से पहले किसी भी तरीके का उस पर्टिकुलर साइट पे इंफेक्शन ना हो, पहले ही चेक किया जाता है और मेक श्योर किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है कि आगे चल के ड्यूरिंग द सर्जरी, जब जिस टाइम पे वो सर्जरी हो रही है उस टाइम पे भी किसी तरीके का इंफेक्शन वहां पे ना हो। यूज ऑफ स्टाइल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, जो स्टाइल इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज करना है। बात समझ आई? एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस एज पर गाइडलाइंस, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस एज पर, मतलब हमें ऑलरेडी बताया जाता है कि एंटीबायोटिक थेरेपीज देनी है पेशेंट को बिफोर सर्जरी। जितनी गाइडलाइंस होती है उनके अकॉर्डिंग वो दी जाती है, तो वो देनी है। प्रिवेंशन इससे किसके लिए दिया जाता है? कई बार ना पेशेंट पूछ लेता है जी मारे क्या हो रहा है, आप मारे यू एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लग रहे हो। वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि आप लोगों को पहले ही बचाया जा सके। किससे? किसे इन्फेक्शन से। मुझे बहुत ज्यादा पसीने आ रहे, मुझे मेरा एसी बंद हो गया इधर का स्टूडियो का। मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक्स, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक्स मतलब टेक्निक्स को फॉलो करो, एसेप्टिक टेक्निक्स को, ताकि पेशेंट ऑलरेडी इतनी इम्यून, मतलब उसका इम्यून वैसे ही जा चुका है, तो खुद से कोशिश करो ना भैया कि हम लोग उसको हार्म ना करें। प्रॉपर वुंड केयर करनी है आफ्टर सर्जरी। पता है सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पे जो नर्सेज होती हैं वो आती हैं केयर करने के लिए, या फिर डॉक्टर्स, हाँ डॉक्टर्स भी आते हैं, और जो हमारे जो वुंड की केयर करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन होता है वो भी आता है। तो 3 बार तो ये चेक होता ही है। अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट, और जितना जल्दी हो सकता है उस चीज को क्या करो, डिटेक्ट करो और मैनेज करो। बात समझ आई? क्लियर हुआ?
बताइए जी, किसी को शक? अब उम्मीद करती हूँ 3 पॉइंट्स क्लियर होने के बाद ऐसे शांति आ गई है अब हमारे अंदर। मैम पूछो मत, इतना भयंकर टॉपिक लगता था। आपको पता है जब मैं अपने टाइम में ये टॉपिक याद कर रही थी ना, मुझे तो इतनी प्रॉब्लम होती थी याद करने में, मेरे को यही याद नहीं रहता था 48 घंटे किसमें थे, 72 घंटे किसमें थे, 90 दिन किसमें थे, अब ये 90 दिन वाला कौन सा आ गया, मतलब ऐसे सिर घूम जाता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं बहुत ईजीएस्ट वे में पढ़ूंगी। तो मैंने एक काम किया है कि मैंने रिस्क फैक्टर और प्रिवेंशन दोनों साथ में अलग अलग लेके आई हूँ हर एक पॉइंट, ताकि आप लोगों को ना ज्यादा बेटर वे में समझा पाऊँ। हमारे में तो क्या था कि कॉमन बता दिया था, एक बारी में बता दिया कि इसमें 90 दिन का होता है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होगा उम्मीद करती हूँ। सेंट्रल लाइन के अंदर क्या हो रहा है, हम लोगों ने देखो यहाँ पे सेंट्रल लाइन इंसर्ट कर रखी है पेशेंट के अंदर, ठीक है जी। अब ये इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम के अंदर हो रहा है सेंट्रल वेनस कैथेटर की वजह से, बात समझ आई? अब उसकी हम लोग केयर नहीं कर रहे हैं, उसका हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, प्रिवेंशन नहीं कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हो रहा है। रिस्क पर कौन कौन है? जो प्रोलॉन्ग्ड कैथेटर यूज कर रहे हैं, पुअर हैंड हाइजीन, हर एक में छापाओ, प्रोलॉन्ग्ड यूज, पुअर हाइजीन, नॉन स्टाइल इंसर्शन टेक्निक्स, कॉन्टेमिनेटेड कैथेटर, और जो है हम लोग यूज कर रहे हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। प्रिवेंट कैसे करना है आप मुझे ये बताइए। कैथेटर की जो लाइन है तभी लगाइए जब नेसेसरी, बेफालतू में किसी को मत घुसा, जितना जरूरी है उतना करो। स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन फॉलो करो, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करो, डेली जो है लाइन को चेक करो प्रॉपरली, मतलब डेली की डेली उस लाइन का चेक होना जरूरी है, और उसको प्रॉपरली स्टाइल करना, मतलब कि एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करना, और साथ में प्रॉपरली उसकी केयर करना। अगर जरूरी है तो वहां से बैंडेज को प्रॉपरली हटाओ, दोबारा रिप्लेस करो। अच्छे से देख पा रहे होगे यहाँ पे ना एक ये लगने लग गया है, इससे पहले ना यहाँ पे वो देखिए है पट्टी, व्हाइट कलर की पट्टी, वो लगाई जाती थी, वो यहाँ पे प्रॉपरली इंसर्ट की जाती थी, फिर यहाँ पे टेप लगाई जाती थी, और वो पूरी रेड हो जाती थी ब्लड में, तो जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या करना है, अगर वो चीज हो रही है तो उसको रिमूव कर दो, जब भी वो ब्लड में भर जाए तो उसको निकाल दो, दूसरे वाली लगा दो, यही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। प्रॉपर कैथेटर साइट केयर करनी है, स्टाइल ड्रेसिंग करनी है, चेंज एज पर गाइडलाइंस, जो हमारी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग हमें वो चीज चेंज करनी है। और लास्ट में रिमूवल ऑफ अननेसेसरी लाइन, जो भी अननेसेसरी लाइन, अगर जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली बात है भाई हटा दो, क्यों परेशान कर रहे हो सामने वाले बंदे को। बात समझ आई? इसी के साथ चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए। बताइए कैसा लग रहा है सभी को? भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सच बताऊं ना तुम्हें, जब तुम लोग ये बोल देते ना कि दीदी समझ आ गया, बहुत तसल्ली मिलती है भाई, सच बता रही हूँ। मेरे पास है ना, मेरी एक जूनियर है, उनका बार बार टेक्स्ट आता है, दीदी आपने पढ़ा दिया ना, ऐसे समझ आ गया है, बस पूछो मत। अब है ना ऐसे ये है कि एग्जाम से पहले एज इट इज वीडियो उठा के देख के चले जाएंगे, और एग्जाम के अंदर आप बोलते रहना, हम सुनते सुनते लिख देंगे। उनको ऐसे विजुअलाइज हो जाता है, और ये हकीकत है, मैं दिखाऊंगी, मैं मिलवाऊंगी किसी दिन जब मैं यहाँ से शिफ्ट होंगी ना, अगर मतलब हो पाया तो मैं उसके साथ एक वीडियो बना के अपलोड करूंगी कि कैसे, मतलब वो लोग मुझे बोलते हैं, मेरे जूनियर्स बड़ा मिस कर रहे हैं भाई मुझे, सच में मुझे बहुत उनकी मुझे भी याद आती है। चलिए जी बताइए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर क्या बताया था? सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन तो आप खुद ही लिख के आओगे, रिवाइज करवा रही हूं, अब नोटबुक निकाल लो। अब पूरा कीर्तन सुन ही लिया है तो एक बार लिख के भी देख लो डेफिनेशन के अंदर क्या है, क्या पॉइंट्स बताए थे मैंने अभी भी। क्या हो रहा है सबसे पहले बताइए जी? ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हो रहा है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट होता है ये, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये अब्सेंट होता है, ठीक है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कब होता है? ड्यूरिंग एनी ट्रीटमेंट, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये अब्सेंट होता है। दो चीजें इसमें मेन हाईलाइट करके आनी है आप लोगों को। इसके बाद कितने टाइप्स का होता है मुझे ये बता दीजिए। टाइप्स अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को, कितनी होती है बताओ बताओ, शाबाश। अभी अभी तो बताया था भाई, ऐसे नहीं करो, बताओ बताओ, शाबाश। अरे बता दो भैया, अब नहीं आता। 1 2 शाबाश,
एक यहाँ पे लिख लेते हैं, एक और लिखना है। चलिए जी, पहले 3 तो लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं 4th वन कहाँ पे लिखेंगे हम लोग। पहले वाला जो है क्या होता है, SSI लिख लीजिए, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। किसकी वजह से हो रहा है, सर्जरी जो हुई है उसकी हम लोगों ने उस वुंड की प्रॉपरली केयर नहीं की है। विदिन 30 डेज होता है। और अगर हम लोगों ने कुछ इम्प्लांट किया है, तो अगर मैंने यहीं पे इम्प्लांट किया है तो कितने टाइम पीरियड दिया जाएगा हम लोग को, 90 डेज दिए जाएंगे। बात समझ आई। दूसरा मैंने अभी अभी क्या बताया था, बताओ शाबाश, जल्दी जल्दी। क्लैप्सी, क्लैप्सी के अंदर ये विदिन 48 to 78 आवर्स इसका टाइम पीरियड होता है, आवर्स। ठीक है, समझ आया। तीसरा मैंने अभी भी क्या बताया था, कोटी। कोटी भी क्या होता है, विदिन 48 to 72 आवर्स। एक लास्ट वाला बच गया, बताओ क्या बच गया, वैप बच गया। दीदी वैप नहीं करवाया आपने। चलिए वैप कहां पर लिखे हम, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, आप लोगों को समझ आ जाए, बस इतना ही चाहिए। इस वाले पर्टिकुलर एरिया को मैं अगले पेज पे लिख दूं, ऐसा करते हैं, मैं इस पर्टिकुलर एरिया को है ना, ये तो स्लाइड ही मूव करने लग गई। चलो 1 मिनट रुको, मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ, पर्टिकुलर एरिया को। इतना लिखा ना सभी ने, ये वाला एरिया मैं इरेज कर रही हूँ। इतना सभी ने लिख लिया होगा, उम्मीद कर रही हूँ मैं। हाँ अब ठीक है। अरे वाह दीदी, ऐसे कर दिया आपने। क्लैप्सी के बाद क्या बच गया था हमारे पास, वैप बचा था। वैप के अंदर क्या होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होता है। ये कितने टाइम में होता है, 48 आवर्स, मोर देन 48 आवर्स अगर हम लोग लिखा है तो वो होता है। और विद इन 48 आवर्स अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में कंसिडर किया जाता है। बात समझ आई जी, बताइए। अब किसी को कोई शक किसी भी तरीके का, ये सबसे बड़े वाले सर्कल के अंदर गया है। उम्मीद करती हूं अब सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा। वैप, सर्जिकल साइट इंफेक्शन, क्लैप्सी, कोटी के बीच का डिफरेंस पता है क्या होता है, क्योंकि कोटी और क्लैप्सी में बच्चे बहुत ज्यादा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब नहीं होगे। एग्जाम के अंदर एज इट इज भी लिखाओगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। जो ये मैंने पिछले वाली स्लाइड बनाई है ना, इसी में थोड़ा सा बस ऊपर डेफिनेशन लिख देना, ऐसे टाइप्स लिख के, और इसके अंदर बस ये लिख देना कि ये होता क्या है और इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है। वही 4-5 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। एक बार मैं बता भी देती हूँ, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है, कॉमन पॉइंट्स जो प्रिवेंशन के लिए आप लिख सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए क्या क्या लिख सकते हैं बताइए। सबसे पहले तो हैंड हाइजीन मैंडेटरी है मैम, नर्सिंग में हर एक जगह पे आप लोग को हैंड हाइजीन देखने को मिल जाएगी। अननेसेसरी यूज नहीं करना है, अननेसेसरी डोंट यूज। उसके बाद क्या था, एक कॉमन पॉइंट और था, बताओ। एंटीबायोटिक थेरेपी आप लोग दे सकते हो। और 2 पॉइंट आप लोग जो भी जिस भी पॉइंट के बारे में आप लोग बात कर रहे हो उसके बारे में आप वहां से उठा के लिख सकते हो। ठीक है जी, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद कर रही हूँ अभी तक जितना भी मैंने करवाया है, देखो मैं पूरी इसके अंदर है ना ऐसे राउंड हो चुकी हूँ, और मैं उतार रही थी, उतर भी नहीं रहा। ठीक है जी, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी के साथ, इसी जोश के साथ। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों का इन्फेक्शन कंट्रोल ऑन टिप्स आपके ऐसे उंगलियों पे गिनने लग गया होगा। आप मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। राम राम भाई सारा ने, जब तक अपनी बढ़िया तैयारी करो और फोड़ का आओ पेपर आना है, मन्ने सारे के सारे टॉपर चाहिए मेरी क्लास है। राम राम भाई सारा ने।